नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। वर्षों से अपने कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी तमाम जानकारियां आपके लिए लेकर आते हैं, जिससे कि कृषि के क्षेत्र में आपको मदद मिल सके। और समय रहते अगर हम आपको वो जानकारी मुहैया कराते हैं तो जाहिर तौर पर आपको खेती किसानी में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी होता है। अपने कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं 3 सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी विशेष जानकारियां जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती हैं। तो फिर आइए अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। मशरूम एक स्वादिष्ट और औषधीय गुणों से भरपूर पौधा है। प्रोटीन की मात्रा प्रचुर होने के कारण ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभकारी होता है, क्योंकि इसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता ज़्यादा होती है। इसलिए माना जाता है कि आदिकाल से ही इसका सेवन किया जाता रहा है। आज देश भर में या कहें दुनिया भर में इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए जो किसान इसकी व्यावसायिक खेती करते हैं, आज के समय में आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। चीन के लोग मशरूम को जीवन में अद्भुत शक्ति का संचार करने वाले महाऔषधि मानते हैं, जबकि रोम वालों के मुताबिक ये ईश्वर का आहार है। पौष्टिकता के लिहाज से ये शाकाहार और मांसाहार के बीच है। इसमें वसा और कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, जबकि सोडियम और पोटेशियम काफी मात्रा में पाया जाता है। ये मधुमेह, हृदय रोग और मोटापे में काफी लाभदायक है। साथ ही बदहजमी, कब्ज और अति अम्लीयता सहित पेट की कई बीमारियों में मददगार है। इसकी अलग अलग तरह की किस्में अलग अलग तरह की जलवायु और अलग अलग तरह के मौसमों के अनुकूल हैं। यही वजह है कि इसका उत्पादन साल भर लिया जा सकता है। मशरूम उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं होती। इसे झोपड़ी बनाकर या किसी कमरे में उगाते हैं। बहुत ज्यादा देखभाल और बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। अगर आम मशरूम उगाना चाह रहे हैं तो पहले प्रशिक्षण जरूर ले लें और शुरुआत में प्रयोग के तौर पर ही इसे उगाएं। बाद में धीरे धीरे ज्यादा मात्रा में उगाना शुरू करें। मशरूम में नमी बहुत ज्यादा पाई जाती है और इसकी फसल नाजुक भी बहुत ज्यादा होती है। ये हल्के से प्रहार में भी टूट सकती है। इसके अलावा ये बहुत जल्दी खराब भी हो जाती है, इसलिए लंबे समय तक रखने के लिए इसे सुखाना पड़ता है। सुखाने से इसकी नमी घट जाती है और रासायनिक गतिविधियां धीमी पड़ जाती हैं। धूप में सुखाना किसानों के लिए उचित तकनीक हो सकती है, लेकिन एक तो इसमें समय बहुत लगता है और दूसरी साफ सफाई के लिहाज से भी सही नहीं है। सुखाने के बाद इसका पाउडर तैयार किया जाता है और यही पाउडर कई तरह के उत्पाद बनाने में काम में आता है। फूड साइंस की एक शोध पत्रिका में बताया गया है कि मशरूम को ग्रिल करके खाना ज्यादा फायदेमंद है। उबालने या फ्राई करने पर पोषक तत्वों में कुछ तो कमी आ ही जाती है। दूसरी ओर आप अपने घरों में भी मशरूम के व्यंजन तैयार कर सकते हैं, जैसे सूप, मटर मशरूम, मशरूम कोफ्ता, मशरूम पकौड़ा, मशरूम पुलाव, मशरूम सरसों करी, मशरूम टेस्ट, मशरूम शिमला मिर्च। इसके अलावा भुजिया, स्टफ्ड मशरूम, मशरूम टिक्का, मशरूम खीर, मशरूम सलाद, मशरूम चटनी, मशरूम चाट और मशरूम पराठा भी आप बना सकते हैं। बल्कि आज तो पिज्जा और बर्गर जैसे व्यंजन भी मशरूम से तैयार किए जा रहे हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और अब एक नजर डालते हैं कृषि कैलेंडर पर, जिसमें हम वर्तमान समय में किए जाने वाले कृषि कार्यों के संबंध में देते हैं आपको कुछ विशेष जानकारियां। आज हम आपको बैंगन की बुवाई के बारे में बताएंगे, कौन कौन सी सावधानियां आपने बरतनी है इसकी बुवाई के दौरान और कैसे आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। स्वस्थ और गुणवत्ता युक्त फसल को हासिल करके आर्थिक रूप से मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। आइए तमाम जानकारियां हासिल करें कार्यक्रम के इस भाग में। जुलाई माह में किसान भाई बैंगन की खेती कर सकते हैं। इसके करीब 2 महीने बाद बैंगन की फसल तैयार हो जाती है। अगर आपको बैंगन का ज्यादा उत्पादन चाहिए तो 2 पौधों के बीच की दूरी का खास ध्यान रखें। 2 पौधों और 2 कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
खाद व उर्वरक का इस्तेमाल मिट्टी की जांच के हिसाब से ही करना चाहिए। जहां मिट्टी की जांच न की हो, खेत तैयार करते समय 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद मिट्टी में अच्छी तरह मिला देनी चाहिए। इसके साथ साथ 200 किलोग्राम यूरिया, 370 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट और 100 किलोग्राम पोटेशियम सल्फेट का इस्तेमाल करना चाहिए। यूरिया की 1/3 मात्रा और सुपर फॉस्फेट तथा पोटेशियम सल्फेट की पूरी मात्रा खेत में आखिरी बार तैयार करते समय इस्तेमाल करनी चाहिए। रोपाई के 2 सप्ताह बाद मोनोक्रोटोफॉस 0.04% घोल 15 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। बैंगन के फल जब मुलायम हो और उनमें ज्यादा बीज ना बने हो, तभी उन्हें तोड़ लेने चाहिए। ज्यादा बड़े होने पर इनमें बीज पड़ जाते हैं और तब ये उतने स्वादिष्ट नहीं रह जाते। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अपार संभावनाएं हैं। अगर आप खेती किसानी के क्षेत्र में कड़ी मेहनत और परिश्रम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होती है और आप आर्थिक रूप से भी लाभ प्राप्त करते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक सफल किसान जिनका नाम है रामशरण वर्मा जी। इन्होंने अपने क्षेत्र में मिश्रित खेती की, दूसरे किसानों को प्रोत्साहित किया और कई किसानों के लिए आज के समय में बन चुके हैं प्रेरणा स्रोत। कृषि में उनके इस योगदान के लिए उनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो आइए देखते हैं उनकी सफलता की ये कहानी। रामशरण वर्मा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के दौलतपुर गांव के एक किसान हैं। गरीब परिवार होने के कारण रामशरण वर्मा की स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई थी। बहुत छोटी सी उम्र में वे अपने पिता को खेती में मदद करने लगे। उन्हें पिता से 6 एकड़ खेत विरासत में मिला। साल 1986 में रामशरण वर्मा ने खेती करनी शुरू की। वे गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब राज्यों के दौरे पर गए और उन राज्यों में सफल ग्रामीण किसानों और खेती के विशेषज्ञों से बातचीत की। साथ ही खेती के बारे में बहुत कुछ सीखा।
अपने अनुभवों का उपयोग करते हुए उन्होंने अपने खेतों में केला, आलू, टमाटर और मेंथा की खेती की। इन्होंने खेती में फसल चक्र पद्धति को अपनाया, जिससे इन्हें काफी लाभ और मुनाफा मिला। रामशरण वर्मा उत्तर प्रदेश राज्य में पहले ऐसे किसान थे जिन्होंने खेती में टिश्यू कल्चर तकनीक का उपयोग किया और इसमें सफलता हासिल कर किसानों को नई तकनीक के प्रति जागरूक भी किया। रामशरण वर्मा वर्तमान में 150 एकड़ भूमि पर खेती की देखरेख करते हैं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 20,000 लोगों का समर्थन करता है। वे देश के और आसपास के किसानों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित करते हैं। छोटे ग्रामीण भारतीय किसानों के लिए केला, टमाटर और आलू की पैदावार में सुधार के लिए उन्नत खेती की तकनीक शुरू करने के लिए उन्हें भारतीय मीडिया द्वारा ग्रामीण उच्च तकनीक वाला किसान कहा जाता है। इन्होंने खेती में अच्छी पैदावार हासिल करने के पीछे फसल चक्र पद्धति की बड़ी भूमिका बताई। इनके अनुसार फसल चक्र पद्धति में खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल कम होता है, जिसके कारण उत्पादन 30% से तक बढ़ जाता है। साथ ही लागत में 20% तक की कमी आती है। इसलिए इनका मानना है कि किसानों को खेती में फसल चक्र पद्धति को जरूर अपनाना चाहिए। वर्ष 2012 में रामशरण वर्मा को सम्मानित करने के लिए एक समारोह में पूर्व भारतीय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने उन्हें किसान जादूगर कहा। रामशरण वर्मा को वर्ष 2007 और 2010 में जगजीवन राम किसान पुरस्कार और 2014 में राष्ट्रीय बागवानी पुरस्कार भी मिल चुका है। रामशरण वर्मा ने अपने खेत को ही अपनी प्रयोगशाला बनाकर बहुत सारे प्रयोग भी किए और मुनाफा भी कमाया। कई प्रकार की फसल लगाकर उन्होंने अलग अलग प्रजातियां विकसित की। इनका मानना है कि पारंपरिक कृषि से अलग हटकर खेती में कुछ अलग किया जाए तो मुनाफा अधिक होगा, साथ ही किसानों की आय दोगुनी होने में मदद भी मिल सकेगी। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि देश में खेती को बनाए रखने के लिए किसानों को सही मूल्य और किफायती कर्ज उपलब्ध कराना जरूरी है। इससे देश आत्मनिर्भर बना रहेगा, साथ ही साथ दुनिया भर की जरूरतों को भी पूरा कर सकेगा। कोविड महामारी के बावजूद देश के खाद्यान्न उत्पादन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए इस समय भंडारण क्षमता बढ़ाने, फसल परिवहन पर प्रतिबंध हटाने और खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने पर ध्यान देना जरूरी है। श्री वेंकैया नायडू ने कहा कि किसानों को उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ लागत में कटौती पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही पानी और बिजली जैसे संसाधनों का सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। हैदराबाद स्थित डॉक्टर मेरी चन्ना रेड्डी मानव संसाधन विकास संस्थान में पूर्व सांसद येल्लामंचिली शिवाजी की पुस्तक पल्लेकू पट्टाभिषेकम का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि गांव और कृषि सहज रूप से आपस में जुड़े हुए हैं और हमें अपने गांवों में ग्राम स्वराज्य लाने के लिए उनसे जुड़े मुद्दों को हल कराना होगा।
लाभकारी परिणाम हासिल करने के लिए उन्होंने किसानों को प्रयोगशाला और खेतों के बीच मजबूत संबंध बनाने का भी सुझाव दिया और वैज्ञानिकों से जलवायु और सूखे का सामना करने में सक्षम बीज विकसित करने को कहा। शहरों और गांवों के बीच बढ़ते विभाजन की बात करते हुए श्री नायडू ने कहा कि गांवों को सिर्फ शहरों को भोजन की आपूर्ति करने वाले कारखानों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। कृषि में बढ़ती लागत को देखते हुए उपराष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि प्राकृतिक और जैविक खेती में लागत घटाने और किसानों को स्थिर आय प्रदान करने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक उत्पादों की बढ़ती मांग ने प्राकृतिक खेती को बड़े पैमाने पर अपनाने का अवसर दिया है। श्री नायडू ने ये भी कहा कि ज्यादा और सुनिश्चित आय के लिए किसान मुर्गी पालन, डेयरी फार्मिंग, मछली पालन, बागवानी और जल कृषि में भी प्रवेश करें। उनके अनुसार जो किसान अपने उत्पादन में विविधता लाते हैं, उन्हें फसल खराब होने पर नुकसान का सामना करने की संभावना कम रहती है। युवाओं की भूमिका पर बोलते हुए उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने किसानों, शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और कारोबारियों के रूप में कृषि में नई पीढ़ी की अधिक से अधिक भागीदारी का आह्वान किया। हमारे देश में छत पर बागवानी यानी कि टेरेस गार्डन का चलन अब बढ़ता जा रहा है। छतों पर फूल और सब्जियां उगाई जाती हैं क्योंकि छोटे और हल्के होने के कारण इन सब्जियों को आसानी से छत पर उगाया जा सकता है और आप ताज़ा फूलों और सब्जियों का आनंद ले सकते हैं। इसी संबंध में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को एक पुस्तक भेंट की गई जिसका नाम है टेरेस गार्डन मिड थोटा। मूल रूप से तेलुगु में लिखी गई इस पुस्तक के लेखक थमेती राघोथम्मा रेड्डी हैं। अब इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी आ चुका है। पुस्तक में नारापल्ली हैदराबाद में एक टेरेस गार्डन विकसित करने की सफल यात्रा को बयान किया गया है। पुस्तक को साकार रूप प्रदान करने के लिए उपराष्ट्रपति ने अनुवादक कुडूरू सीताराम प्रसाद और प्रकाशक यदलापल्ली वेंकटेश्वर राव की सराहना की है। उपराष्ट्रपति ने बताया कि उनके टेरेस गार्डन में खेती के सदियों पुराने पारंपरिक तरीकों का उपयोग किया जा रहा है। पिछले 7 साल में पुस्तक के लेखक 1230 वर्ग फीट के छोटे से क्षेत्र में 25 क्विंटल सब्जियां प्राप्त कर चुके हैं। ये सब सिर्फ मिट्टी और देसी खाद का इस्तेमाल करते हुए किया गया। उनके टेरेस गार्डन में किसी तरह के रसायनों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस उपलब्धि को देखते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा, टेरेस बागवानी एक अद्भुत विचार है और ये कम लागत में पौष्टिक भोजन उपलब्ध करा सकता है। उपराष्ट्रपति के अनुसार छत पर बागवानी न सिर्फ रसायन मुक्त फल और सब्जियां देती है, बल्कि इससे आसपास की हवा में ऑक्सीजन का स्तर भी बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि बागवानी प्रकृति के करीब लाती है और ये मानसिक तनाव से राहत भी प्रदान कर सकती है। पुस्तक टेरेस गार्डन मिड थोटा छत उद्यान की खेती करते समय अपनाए जा सकने वाले व्यवहारिक तरीकों और तकनीकों पर रोशनी डालती है। उपराष्ट्रपति को उम्मीद है कि ये पुस्तक लोगों को टेरेस गार्डनिंग के लिए प्रेरित करेगी। श्री वेंकैया नायडू ने कहा कि जिन लोगों के घर में खाली जगह है, वे शौकिया तौर पर बागवानी की कोशिश करें। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे। कृषि बुनियादी ढांचा कोष के अंतर्गत कुछ संशोधन किए गए हैं और गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन संशोधनों को मंजूरी दे दी है। अब इसके बाद मंडियों के अंदर मजबूती लाने की बात कही जा रही है। इससे न केवल किसानों को लाभ पहुंचेगा, बल्कि खेती किसानी में भी कई फायदे होंगे। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक खास रिपोर्ट। पिछले साल वित्त मंत्री ने कृषि जगत के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष की घोषणा की थी। बाद में इसे एपीएमसी यानी मंडियों से भी जोड़ने का वादा किया गया। गुरुवार को हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में इस वादे पर मोहर लगा दी गई। बैठक में कृषि अवसंरचना कोष से संबंधित कुल 5 संशोधन किए गए, जो एपीएमसी के माध्यम से अलग अलग आधारभूत ढांचे विकसित करने की दिशा में इस फंड के इस्तेमाल से जुड़े हैं। इन संशोधनों के बाद राज्य एजेंसियां या एपीएमसी, राष्ट्रीय और राज्य सहकारी समितियों के परिसंघ, किसान उत्पादक संगठनों के परिसंघ
और स्वयं सहायता समूहों के परिसंघ भी कृषि अवसंरचना कोष का इस्तेमाल कर सकेंगे। भारत सरकार ने जो कुछ भी समय समय पर कहा है उसको करने का सदप्रयत्न किया है और जो घोषणा बजट में भारत सरकार की होती हैं उनको भी क्रमशः हम पूरा करते हैं। जब इस बार बजट आया था तो ये कहा गया था कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, मंडियों को और मजबूत किया जाएगा, मंडियों को और संसाधन मिले इस दृष्टि से प्रयत्न किया जाएगा और जो कृषि अवसंरचना फंड 1 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, उस 1 लाख करोड़ के फंड का उपयोग ये एपीएमसी कर सकेंगी। तो बजट की जो घोषणा थी उस घोषणा को पूर्णता प्रदान करने की दृष्टि से आज मंत्रिपरिषद में यह विषय आया। तो आज मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार एपीएमसी भी अब उसके लिए पात्र होंगी और वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का अपने संसाधन बढ़ाने की दृष्टि से किसानी के लिए अधोसंरचना उपलब्ध कराने की दृष्टि से उपयोग कर सकेंगे। संशोधनों में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति या परिसंघ या इकाई एक स्थान पर कोई परियोजना स्थापित करना चाहता है तो वो 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर ब्याज में 3% की छूट का हकदार है। संशोधनों के बाद किसी भी पात्र इकाई को 1 से अधिक परियोजनाएं लगाने की छूट मिल गई है और सभी परियोजनाओं पर इकाई को 2-2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए ब्याज सहायता मिल सकेगी। निजी क्षेत्र की कोई भी एक इकाई अधिकतम 25 परियोजनाएं स्थापित कर सकती है, लेकिन हर परियोजना अलग अलग स्थानों पर होना जरूरी है। 25 परियोजनाओं की ये सीमा राज्य की एजेंसियों, राष्ट्रीय और राज्य सहकारी समितियों के परिसंघों, एफपीओ के परिसंघों और स्वयं सहायता समूहों के महासंघों पर लागू नहीं होगी। स्थान का मतलब एक गांव या शहर की सीमा होगी जिसमें एक अलग एलजीडी यानी स्थानीय सरकारी निर्देशिका कोड होगा। ऐसी हर परियोजना एक अलग एलजीडी कोड वाले स्थान पर होनी चाहिए। इसके अलावा एपीएमसी के लिए एक ही बाजार यार्ड के भीतर अलग अलग बुनियादी ढांचे की हर परियोजना के लिए 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। बुनियादी ढांचे यानी परियोजना का मतलब कोल्ड स्टोरेज, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और परख इकाइयां या फिर साइलो हैं। राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं या राष्ट्रीय और राज्य स्तर की जो कोऑपरेटिव्स हैं, फेडरेशंस हैं, ये लोग पर ये बंदिश लागू नहीं होगी। वो 25 से अधिक भी, लेकिन विकेंद्रीय रूप से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं तो अलग अलग प्रोजेक्ट मानकर उनको छूट देने की पात्रता निश्चित रूप से रहेगी। इस दृष्टि से हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है और मंडी के मामले में ये भी निर्णय किया है कि मंडी का जो परिक्षेत्र है, मतलब एक मंडी का परिसर हो गया, लेकिन कृषि उपज मंडी जिस पूरे कमांड क्षेत्र में काम करती है उस कमांड क्षेत्र में अगर वो 1 से अधिक परियोजनाएं बनाएगी अपने किसानों के लिए तो उसको भी इस प्रकार की पात्रता रहेगी। इस दृष्टि से आज के ये निर्णय निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इस योजना की हम लोगों ने अवधि बढ़ाने के लिए भी निर्णय किया है। मैं समझता हूँ इस निर्णय से अधिक लोग लाभान्वित होंगे, अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। लाभार्थियों को जोड़ने या हटाने के संबंध में जरूरी परिवर्तन करने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री को शक्ति प्रदान की गई है ताकि योजना की मूल भावना में परिवर्तन ना हो। वित्तीय सुविधा की अवधि 6 वर्ष कर दी गई है। 6 वर्ष की अवधि का ये प्रावधान 2025-26 तक के लिए है। अभी तक ये अवधि 4 वर्ष की थी, जबकि 2032-33 तक इस योजना की कुल अवधि 10 से बढ़ाकर 13 कर दी गई है। इस योजना में संशोधनों से निवेश जुटाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि लाभ छोटे और सीमांत किसानों तक पहुँचे।
हमारे किसान भाई बहन अब केवल खेतों तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। आसानी से अब आप अपने मोबाइल में ही कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। और इसी संबंध में आज हम आपको जानकारी देंगे कृषि ज्ञान ऐप के बारे में। क्या है ये ऐप और ये किस तरह से काम करता है, क्या इससे आप लाभ हासिल कर सकते हैं, जानते हैं। कृषि ज्ञान मोबाइल ऐप ग्रामीण इलाकों और किसानों तक कृषि संबंधी जानकारियां पहुंचाने के लिए विकसित किया गया है। ये किसानों को कृषि विशेषज्ञों के साथ जुड़ने और खेती से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए सक्षम बनाता है। ये किसानों को फसल उत्पादन और प्रौद्योगिकियों के बारे में शिक्षित करने और विपणन के बाद फसल से संबंधित मुद्दों में मदद करता है। इसका उपयोग पशुधन उत्पादन प्रबंधन और मशरूम, मधुमक्खी पालन इत्यादि जैसे विभिन्न आर्थिक उद्यमों को लेने के लिए किया जा सकता है। उपयोगकर्ता कटाई, खेती की फसलों और सब्जियों और पशु चारा से संबंधित जानकारी और चित्र अपलोड कर सकते हैं। किसान भाइयों बहनों, हाल ही में केंद्र कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने क्या कुछ अहम जानकारी साझा की है, आइए डालते हैं नजर ट्विटर प्लेट पर। 2024 तक देश के सभी ग्रामीण घरों में नल से शुद्ध जल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4.46 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल से शुद्ध जल पहुंचाया जा चुका है। कुल 7.69 करोड़ करीब 40.64% ग्रामीण परिवारों को मिल रहा है नल से शुद्ध जल। और इसी के साथ हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। किसान भाइयों बहनों, अगर कृषि दर्शन कार्यक्रम का पहले का प्रसारण भी आप देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप कृषि दर्शन कार्यक्रम को आसानी से देख सकते हैं। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बेझिझक हमें पत्र लिख लिए। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। तो आज के लिए केवल इतना ही। उम्मीद है कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी अपना रखिए ख्याल। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। डीडी किसान।